अच्छे से समझिएगा चीजों को। हम प्रश्न लिख रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए। सिंधु नदी जल समझौता, चाहे इसको जल समझौता कह दीजिए या जल संधि कह दीजिए, समझौता में मुख्य मध्यस्थता, सिंधु नदी जल समझौता में मुख्य मध्यस्थता किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सिंधु नदी जल समझौता में मुख्य मध्यस्थता किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया था? मित्रों, आप सभी लोग जवाब दीजिए। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बिना ऑप्शन की ही जवाब दे ले जाओगे, है ना? बिल्कुल बिना ऑप्शन के आप सभी लोग जवाब दीजिए। वैसे मैं आपके सामने ऑप्शन लिखने वाला हूं, तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, हमारे एक मित्र ने कहा, लड्डू योगेश कुमार जी ने, कि यूनाइटेड नेशन है ना मित्रों? उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन है। हम अभी इस चीज का खुलासा नहीं करेंगे कि इसमें कौन कौन से हैं, है ना, यानी इसमें कौन सा भी सही है। बस ये है कि लड्डू जी ने बताया कि यूनाइटेड। आपका नाम बड़ा प्यारा है जी, ठीक है। और इसके बाद UNI, बहुत से लोगों ने UN लिखा है ना मित्रों? तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें हम आपके सामने ऑप्शन रखने वाले हैं। पहला ऑप्शन है मित्रों अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये पहला ऑप्शन रहा, है ना। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में आपको हम समझना है विश्व बैंक। तीसरे नंबर पर UNO का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और चौथे नंबर पर मित्रों ध्यान दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ADB है ना, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपके सामने हमने 4 ऑप्शन रखे हैं। आप सभी लोग जवाब दीजिए। हमारे बहुत से मित्रों ने क्या लिखा, UN लिखा है, हेग, इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सभी लोग UNO लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप लोग? क्या आप 100% श्योर हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था उसकी मध्यस्थता किसने किया था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किया था, विश्व बैंक ने किया था, UNO ने किया था, ADBI ने किया था, ADB है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया था। तो आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, विश्व बैंक है, UNO है, ADB है ना? इसमें आप सभी लोग बताइए। बहुत से लोग जो है हमारे ए कह रहे हैं, है ना, हमारे बहुत से मित्र ए कह रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन अब ये और इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत में, ध्यान दीजिए, भारत में खून और पानी साथ में। ध्यान दीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर कहा जो विवाद है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पाकिस्तान में जो हमारे हिस्से का पानी चला जाता है उसको हम रोक लेंगे, अर्थात खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इस तरह का कुछ कड़क लहजे में कहा गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो मित्रों ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसके जवाब देते रहोगे। आइए इसके विषय में थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, जैसे आपका सिंधु जल समझौता, ठीक, सिंधु जल समझौता, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, और जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत में नदियों के जल को लेकर बड़ा ही आडंबर रखता रहा। इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान से
बातचीत की, और बातचीत में पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये इस चीज के लिए तैयार हुआ कि हमें कहीं ना कहीं किसी को मध्यस्थता के लिए रखना चाहिए। तो मित्रों ध्यान दीजिए, वही बात आ गई। तो ध्यान दीजिए, ये पहली बात तो ये है कि ये संधि कब होती है। ये जो आपकी संधि होती है, ध्यान दीजिएगा, ये संधि होती है 19 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 19 सितंबर 1960 ईस्वी में, है ना मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ये जो संधि होती है सिंधु जल समझौता, 19 सितंबर 1960 ईस्वी में ये संधि होती है। और मित्रों ध्यान दीजिए, ये स्थान कहां पर है जहां पर ये संधि होती है। तो यहां पर आपको समझना है, यह स्थान पूर्व राजधानी किसकी? पाकिस्तान की। अब आप सभी लोग बताइए, पूर्व राजधानी पाकिस्तान की हमने लिख दिया है, तो फिर इसमें क्या होना चाहिए? समझिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, यहां पर आपका होना चाहिए कराची। क्या होना चाहिए? कराची होना चाहिए। ये लीजिए, आपके सामने हमने कराची लिख दिया। यहां पर बहुत अच्छे समझिएगा, सिंधु जल समझौता यानी ये संधि 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हुई। स्थान है पूर्व राजधानी किसकी? पाकिस्तान की, और वो आपका कराची। वर्तमान समय में जो राजधानी है मित्रों, वो आप जानते हैं अच्छी तरह से इस्लामाबाद है। और ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी दो पर्सनालिटी यानी कौन से दो व्यक्तित्व तो शामिल थे, है ना, यानी कौन से दो व्यक्ति शामिल थे? तो ध्यान दीजिए, इसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के पूर्व, है ना, प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? श्री आयूब खान। क्या नाम था मित्रों? श्री आयूब खान। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां समझिए, उस समय प्रधानमंत्री रहते थे कि राष्ट्रपति वहां पे मेन थे, लेकिन हम आपको बता दें पाक के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आयूब खान जो है यहाँ के क्या थे इनके बीच में। और भारत में ध्यान दीजिए, आपको समझना है, भारत के पूर्व व प्रथम, ध्यान दीजिए, भारत के पूर्व व प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री कौन मित्रों? प्रधानमंत्री श्री JL नेहरू, है ना, JL नेहरू मतलब देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ध्यान दीजिए, संधि यहां पर होती है, स्थान ये है, और जो दो व्यक्ति शामिल थे, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आयूब खान और मित्रों भारत के पूर्व व प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर शामिल थे। तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे। सर, पाकिस्तान के नाम के आगे श्री मतलब देखिए मित्रों, आप हमेशा याद रखिए, देश कोई खराब नहीं होता, देश सब अच्छा होता है। कभी कभी कुछ लोग देश को खराब करते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल देश का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए इत्तेफाक आप भी हमारे हमसे रखिए, ठीक। और रही बात, किसी को सम्मान देने से हमारा थोड़ी तरह सम्मान घट जाएगा, है ना, तो उसकी बात छोड़िए, ठीक। तो इसमें आपको यहां समझना है, यहां पर मित्रों ध्यान दीजिए, स्थान है राजधानी यहां पर। अब देखिए, यहां पर देखिए एक बात और आती है, अब आती है मध्यस्थता की। किसकी? मध्यस्थता की। तो मित्रों तैयार हो जाइए, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? किसने मध्यस्थता किया? अगर आप वापस आएंगे तो बताइए, सिंधु नदी जल समझौता मुख्य मध्यस्थता किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व बैंक, यूएनओ और ADBI। बताओ, ये ध्यान से यहाँ पे समझ के बताना है आपको। बहुत से हमारे मित्र हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए, वर्ल्ड बैंक। अब हमारे एक मित्र ने सही जवाब दिया, एकता बिश्नोई जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, विश्व बैंक होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। नहीं, अभी तक मित्रों आ रहा था यूएनओ, इसीलिए हमने आपको समय दिया था कि आप सभी लोग तब तक अच्छी तरीके से चीजों को देख लीजिए, है ना, सर्च कर लीजिए, समझ लीजिए। ये लीजिए, आपके सामने इसमें कौन मध्यस्थता कर रहा है? विश्व बैंक मित्रों मध्यस्थता कर रहा है। इन सब चीजों को आपको अच्छे से समझना है, विश्व बैंक इसमें मध्यस्थता कर रहा है मित्रों, ठीक। तो आइए आगे जब बढ़ते हैं, तो यहां पर हम आपके सामने जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना है कि, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, ये आपके सामने रहा। और अगला देखिए क्या है, मध्यस्थता कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है।
कौन कह रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। याद रखिएगा मित्रों, विश्व बैंक इसकी मध्यस्थता कर रहा है। आप जैसा कि जानते हैं हमारे के सर जो आपको इस समय करंट का क्लास ले रहे हैं, और मुझे आशा है कि विश्व बैंक के विषय में वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे या बताए हुए होंगे, है ना। तो वहां पर आपको चीजों को विश्व बैंक के विषय में समझ लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये संधि यहां पर होती है, स्थान ये आपका है, व्यक्तित्व जो है इसमें दो शामिल हैं। पहला व्यक्तित्व है श्री अयूब खान और दूसरे हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। यानी भारत और पाकिस्तान के दो प्रधानमंत्री हैं जिनकी मीटिंग 19 सितंबर 1960 ईस्वी को कराची सागर में होती है, और इसकी मध्यस्थता कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है मित्रों। ठीक, ये तो बात इतनी रही। अब प्रश्न है ये है कि हमारी जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं किस प्रकार जल का बंटवारा हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल आप लेट हो गए मंजू जी, बिल्कुल लेट मत होया करिए जो है। तो अब ध्यान दीजिए, आइए इसके विषय में समझते हैं। मित्रों आपके सामने हम एक चित्र बना रहे हैं और वो चित्र आपका कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने चित्र ये है, ये आपके सामने हमने एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? डायग्राम बनाया। और इस डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखें तो हम आपको जब कल परसों के दिन पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि यहां से एक नदी है जो इस प्रकार से यहां से जाती हुई और कहां पे गिरती है मित्रों? ध्यान दीजिए, कहां पे गिरेगी? तो ये मित्रों गिरती है आपका, है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं ये आपका अरब सागर, अरब सागर। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, हम नदियों के विषय में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर जो स्थिति है किसके किसके बीच में संधि जो जल समझौता हो रहा है उसमें ये नियम निकाला गया, ये बातचीत हुई मध्यस्थता के माध्यम से। क्या बातचीत हुई? इसमें बातचीत ये हुई कि जो पूर्व की नदियां हैं, ध्यान दीजिए, जो पूर्व की तीन नदियां हैं, पूर्व की तीन नदियां हैं, उन तीन नदियों पर भारत का पूर्ण रूप से स्वामित्व रहेगा, और जो पश्चिम की तीन नदियां हैं इस पर ज्यादातर स्वामित्व किसका रहेगा? पाकिस्तान का रहेगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप इस नदी को समझ रहे होंगे। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी, है ना मित्रों। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो ध्यान दीजिए मित्रों, एक बार फिर समझिए, भारत तथा पाकिस्तान जब बैठक कर रहा था उस समय विश्व बैंक की देखरेख में यह समझौता हुआ कि पश्चिम की जो तीन नदियां हैं, अब ये पश्चिम की तीन नदियों का मतलब, अगर इस नदी को सिंधु माने तो ध्यान दीजिए मित्रों, इसकी जो एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का क्या नाम है? इस सहायक नदी का नाम है चेनाब नदी। क्या नाम है? चेनाब नदी। और चेनाब नदी से हमने आपको बताया था जो मिलती है नदी मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जो चेनाब नदी से मिलती है वो आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी जो नदी है, इस नदी का नाम है झेलम नदी, है ना। तो इनको क्या कहा जाए? पश्चिम की तीन नदियां यहां पे कह सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये आपका झेलम नदी, और ये कौन सा मित्रों? तो ये आपका चेनाब नदी। यहां पर आपको ध्यान देना है चेनाब नदी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन तीन नदियों के पानी पर जो ज्यादा स्वामित्व रहेगा वो किसका रहेगा मित्रों? ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं, इस पर जो स्वामित्व रहेगा पाकिस्तान का रहेगा। कितना रहेगा? 80% पानी इसका यूज करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। ध्यान दीजिए कौन कौन सी नदियां हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सिंधु नदी, दूसरा कौन सा मित्रों? झेलम नदी, और तीसरा कौन सा है? चिनाब नदी। इन तीन नदियों के 80% पानी पर पाकिस्तान को कितना अधिकार है? तो पाकिस्तान को अधिकार रहेगा 80%। यहां पर आपको समझना है 80%। कौन कौन सी नदियां? पश्चिम की नदियां, एक ये नदी है इंडस रिवर, दूसरा झेलम रिवर और तीसरा चेनाब रिवर, है ना। तो अगर पाकिस्तान का 80% इसमें अधिकार रहेगा मित्रों, तो फिर इन तीनों नदियों पर भारत का कितना अधिकार रहेगा? तो यहां पर आपको समझना है भारत का अधिकार रहेगा 20%। कितना प्रतिशत? 20%। यहां पर आपको समझना है कितना परसेंट अधिकार है, यहां पे बातचीत हुई थी 20%। लेकिन मित्रों हमारा इन तीन नदियों के पानी पर 20% का अधिकार है, 20% का मित्रों। और ये जो 20% है उसमें भी हम अपने पूरे पानी का प्रयोग नहीं करते। इसमें हम काफी हद तक 5 से 8% पानी का ही यूज करते हैं, बाकी पानी जो है पाकिस्तान में चला जाता है।
है ना। तो अब सोचिए अगर 15% पानी पाकिस्तान में चला जाता है, 5% हम लोग ले रहे हैं, और फिर इसके बावजूद भी पाकिस्तान हम पर जो है मिलिटेंट्स अटैक करवाए, आतंकवादी या उग्रवादी हमला करवाए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री का ये कह देना ठीक नहीं है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता? मित्रों बिल्कुल, अगर हम पहले तो इसे तोड़ेंगे नहीं, और अगर आप ऐसे किए तो जाहिर सी बात है हम पहली बात तो अपने 15% पानी को भी ले लेंगे, और दूसरी बात इस संधि पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती। ये बातचीत है, ये तनाव है कहीं ना कहीं, इसलिए पाकिस्तान इस चीज को लेकर बहुत ही जो है ज्यादा प्रॉब्लम में है ना। क्योंकि जो नदी है सिंधु नदी, आपको भी मैंने बताया पढ़ाते वक्त, आप ही हमको बताइए कि क्या हमने पढ़ाते वक्त आपको खैबर पख्तूनख्वा बताया कि नहीं बताया? क्या मित्रों हमने सिंध प्रांत बताया? क्या हमने पंजाब प्रांत बताया? क्या कराची का क्षेत्र बताया? तो ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान का मित्रों, ये उसी प्रकार इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे यहाँ पंजाब का मैदान है, उसी प्रकार वहां पर पंजाब सिंध का मैदान है। अब सोचिए अगर इन नदियों का पानी हम रोक लेंगे तो वहां पर इरिगेशन के लिए, वहां पर ढेर सारा जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए पूरी तरह से कार्य रुक जाएगा, है ना। तो इसलिए मित्रों यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार भारत बड़े भाई का यहां पे फर्ज निभा रहा था। 20% हमारी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी मित्रों, 20% हिस्सेदारी होने के बावजूद भी हमारी कहीं ना कहीं हम 15% पानी को उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर अब सोचिए अगर हम इस 15% पानी को नहरों के माध्यम से, डैम के माध्यम से किसी भी तरह इसकी दिशा को मोड़कर, सोचिए अगर हम अपने पंजाब में ले आए, हम अपने राजस्थान में ले आए, हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ले आए मित्रों, हम अपने गुजरात में ले आए, सोचिए हम अपने पानी को बड़े भाई होने के नाते उसको दे रहे थे और हम अपने ही राज्यों को यहां पे सूखा रख रहे हैं। बोलिए, बिल्कुल हम अपने ही राज्यों को यहां पे सूखा रख रहे हैं। सोचिए कितना टिड्डियों का हमला होता है। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो कहीं ना कहीं मित्रों ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं टिड्डियों का हमला भी थोड़ा सा रुकेगा। यहां पे इसलिए रुकेगा क्योंकि वहां पे स्प्रिंकल करेंगे, छिड़काव करेंगे, ढेर सारा पानी की जब कमी है, समस्याएं हैं, तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती। तो मित्रों ये बात आपकी रही, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पश्चिम की नदियां, वेस्टर्न रिवर जैसे आपका इंडस है, इंडस के बाद झेलम है और इसके बाद चेनाब, क्या इन 3 नदियों में के पानी को लेकर समझौता हुआ और उसमें भारत की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई 20% और इसमें सुनिश्चित की गई 80%। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? नो सर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ बिल्कुल पूर्णिमा जी, बिल्कुल नेहा जी, आशीष जी, अंचल जी, नीलम जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। बस थोड़ा सा अब आपको इसमें और बताना है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है मित्रों? ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहां पर आपको समझना। अब जो बाकी 3 नदियां हैं, कौन सी एक नदी है मित्रों? ध्यान दीजिए, एक जो नदी है ये आपका क्या है, ये आपका क्या नाम है? ये आपका रही रावी नदी। कौन सी नदी? ध्यान दीजिए, रावी नदी। यहां पर आपको समझना बहुत अच्छे से, रावी नदी। और ये आपका रही कौन सी नदी मित्रों? व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। यहां पे समझिएगा, अब यहां से एक नदी आ रही है, वो जो व्यास नदी में मिलकर और इस तरह फिर यहां पर मिल जा रहे। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 3 नदियां आपको ये मिल गई, एक रावी मिली, दूसरी मित्रों व्यास नदी मिली, और तीसरी नदी आपकी मिली सतलुज, है ना, सतलुज। अब यहां पर पूरी तरह से देखो, इसमें हमने इतना इसलिए जोर दिया कि अब इसको समझने में कोई आपको समस्या न रहे। ये पश्चिम की नदियां हो गई, ये थोड़ा सा पूर्व की नदियां हो गई। तो ध्यान दीजिए, अब इन पूर्व की नदियों पर कौन कौन सी, ध्यान दीजिए, पूर्व की नदियों पर, अब ये पूर्व की नदियां कौन कौन सी है? ध्यान दीजिए, कौन सी है? रावी है, व्यास है मित्रों, और व्यास के बाद आपका है सतलुज। ये आपका रहा रावी, व्यास और सतलुज। ध्यान दीजिए, इन 3 नदियों पर जो भारत की हिस्सेदारी होगी, भारत की हिस्सेदारी कितना रहेगा? ये आपका रहेगा 80%। मित्रों ध्यान दीजिए, ये रहेगा 80%। और इन 3 नदियों पर मित्रों पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी रहेगी वो कितना % रहेगी? 20%। ये लीजिए। अब मुझे लगता है कि यहां से आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां से हमने आपको चीजों को बता दिया। इसमें हमें थोड़ा सा इसलिए ज्यादा वजन देना पड़ा
क्योंकि अगर इसको आप समझ जाओगे तो फिर इसके बाद कुछ समस्या इसमें रही नहीं जाती। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप सभी लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से आ रहा हूं, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। ये लीजिए, मैं वापस आ गया। तो जब मैं वापस आ गया तो आपके सामने ये रहा सिंधु जल समझौता, जिसमें संधि अब हुई, स्थान ये है, व्यक्ति ये है, मध्यस्थता ये है। इसको तुरंत स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हमेशा के लिए प्रश्न जो है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। क्या मित्रों वॉइस नहीं आ रही क्या? क्योंकि आप लोग जो है लिखना बंद कर दिए। नहीं ठीक, ओके ओके। तो मित्रों ध्यान दीजिए, संधि, स्थान, व्यक्ति, मध्यस्थता। क्या सभी लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल। आइए जो है अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इन 3 नदियों के 80% पानी पर जो हिस्सेदारी है पाकिस्तान की है, और बाकी जो है 20% भारत की। लेकिन बाकी जो बची हुई रावी नदियां हैं, इसमें हिस्सेदारी भारत की 80% है और पाकिस्तान की 20%। बिल्कुल, सबको समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मैं आपको मित्रों जरूर बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक के विषय में हमारे करंट के सर आपको जरूर से जरूर बताएंगे मित्रों, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल हो गया। अब आइए हम आगे की बातचीत करते हैं। जैसे अब कुछ प्रश्न है, बिल्कुल हम आपसे जवाब चाहते हैं। बताइए, पहला प्रश्न यह है कि माजुली द्वीप, ध्यान दीजिए, माजुली द्वीप किस भारत के किस राज्य का, ध्यान दीजिए, माजुली द्वीप भारत के किस राज्य का जिला द्वीप घोषित किया गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट आइलैंड घोषित किया गया। तो मित्रों ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन रहे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। बताइए, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बताइए सभी लोग। असम होगा, असम होगा, बहुत सही। कल हमने आपको बताया था, कोई समस्या नहीं होगी। अब आप हमको अगला बताइए, कोरबा गार्ज का निर्माण कौन सी नदी किस राज्य में करती है? यानी कोरबा गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किस राज्य में होता है? तो उस नदी का भी नाम बताना है मित्रों। कोरबा गार्ज बताइए सभी लोग, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये हम आपके सामने लिख दिए, कोरबा गार्ज। यहां पर आपको समझना है कोरबा गार्ज किस नदी द्वारा किस राज्य में निर्माण होता है? तो बताइए, बहुत से लोगों ने एपी लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एपी है ना। एपी का मतलब होता है मित्रों अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप आंध्र प्रदेश ना समझें, अरुणाचल प्रदेश ही समझें, ठीक है। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है मित्रों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में अगर हम दें, सांगपो, यारलुंग, दिहांग, जमुना। तो बताइए मित्रों, इसमें कौन सा आपका सही होगा? बिल्कुल जमुना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न बनेंगे। अगला बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के किस राज्य में रैंप घाटी का निर्माण होता है? ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के किस राज्य में रैंप घाटी का निर्माण होता है? ध्यान दीजिए, किस घाटी का? रैंप घाटी का निर्माण होता है। बताइए मित्रों, कौन सा इसमें सही है? रैंप घाटी, यानी भारत के किस राज्य में ये रैंप घाटी का निर्माण होता है? आपको यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से मित्रों। बताइए सभी लोग, बहुत सही जवाब आ रहे हैं। रैंप घाटी असम में, बिल्कुल सही है। सब लोग जा रहे हो, देखो बिना ऑप्शन के आप लोग बता रहे हो। मुझे तो बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कम से कम आप लोग बिना ऑप्शन के बता रहे हो। किसी भी हमारे मित्र का कमेंट नहीं है कि सर आप ऑप्शन दीजिए फिर इसके बाद हम बताएंगे। हमारे जितने भी मित्र हैं, बिना ऑप्शन के आप सभी लोग बता रहे हैं। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मित्रों? आप बताइए, मैं आपको कल बताया था, अगर आप ध्यान दें, बताइए कौन सी नदी, यानी ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान से समझें, ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी सहायक नदी कार्बी एंगलोंग पठार से होकर असम में मिलती है? कार्बी एंगलोंग पठार से होकर कौन सी नदी आती है और असम में मिल जाती है ना? तो बताइए, कार्बी एंगलोंग पठार से होते हुए कौन सी नदी आती है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो लोहित नदी पहला ऑप्शन है। कौन सी नदी? लोहित है। दूसरा ऑप्शन है मित्रों दिबांग नदी है। तीसरा नंबर पे है धनुश्री नदी है ना, धनुश्री नदी है।
और इसके बाद चौथे नंबर पे बराक नदी है। बताइए मित्रों, धनुश्री की, बराक की, लोहित की, आपका दिबांग, है ना। तो बिल्कुल हमारे बहुत से मित्र हैं कि ये आप सभी लोग बता रहे हैं कि इसमें सर धनुश्री होगा। वैसे कार्बी एंगलोंग का पठार कहां पर स्थित है? कार्बी एंगलोंग का जो पठार है मित्रों, वो आपका कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? क्या मेघालय में स्थित है, क्या नागालैंड में है, क्या मणिपुर में है, क्या मिजोरम में है, क्या असम में है? बताइए, 5 ऑप्शन हम आपके सामने रखे हैं। तो हमारे मित्र ने असम लिखना शुरू भी कर दिया। बिल्कुल 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 ठीक है। तो आइए, अब बिना समय को जाया किया करते हुए, आप सभी लोग बहुत अच्छे से पंक्चुअल हो गए हैं और नदियों के ऊपर हम आपको 50 प्रश्नों के साथ बिल्कुल आएंगे जो है, और इसके बाद संडे को 50 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। और इसी तरह आप लोग मित्रों पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर करोगे, है ना, ये हमारा पूरा विश्वास है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप भी मेरी जगह हो, कभी कभी मौका मिले मित्रों तो जरूर सीखने का जरूर आप प्रयास करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी और बेहतर सुझाव हो आप जरूर हमको दीजिए, हम जरूर उसको सीख कर आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट ना होकर हमारे सबसे पहले आप हमारे जो है फ्रेंड हो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे भाई बहन हो, है ना मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, गंगा नदी को लेकर हम 2 भाग में से पार्ट डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आज की पढ़ाई और दूसरे पार्ट में कल की पढ़ाई। तो मित्रों, क्या स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल 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 सभी लोग, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। असम में कार्बी एंगलोंग, है ना। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। शुरुआत जब करते हैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए, बढ़िया, है ना। बिल्कुल, आइए मित्रों, नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी, पहली बात तो यह है कि गंगा नदी का नाम सुनते ही मित्रों, ध्यान दीजिए, गंगा नदी का नाम सुनते ही भारत में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि गंगा नदी जैसे सुनो तो ऐसा लगता है कि इसके और भी ढेर सारे नाम है क्या। तो इसकी पर्यायवाची है गंगा नदी की पर्यायवाची है जानवी है, त्रिपधागा है ना, जीवनदायिनी है मित्रों। कहीं कहीं पर तो अलकनंदा, भागीरथी भी दे दिया जाता है, यानी ढेर सारे इसके नाम हैं। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची हैं। और दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखें कि गंगा नदी आखिर है क्या। पहली बात तो यह है कि क्या गंगा नदी को हम देवप्रयाग के इधर से माने कि गंगा नदी को देवप्रयाग के मुख्य रूप से माने। तो यहां पर आपको समझना है, इसमें मतभेद होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई विवाद होने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसको चित्र के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, किसके तरीके से? चित्र के तरीके से अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहां पर हम आपके सामने लिख रहे हैं गंगा नदी, ध्यान दीजिए, यानी गंगा रिवर। यहां पर आपको समझना, पहले समझ लेना, मैंने कहा था ना कि पहले चरण में मित्रों हम पहले गंगा को देखेंगे, अब फिर इसके बाद अगर डिक्टेट करवाना पड़ेगा तो हम कल आपको जरूर डिक्टेट करवाएंगे। मुझे आशा है कि बिना डिक्टेट किए हुए भी आप चीजों को पहले समझोगे, और डिक्टेट करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो आइए समझते हैं। जैसे मित्रों ये आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, ये हम आपके सामने उत्तराखंड का चित्र बनाए। किसका चित्र बनाए हैं? उत्तराखंड का चित्र बना है मित्रों। तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में आपको यहां समझना है, उत्तराखंड में यहां पर एक स्थान है और इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये आपके सामने लिखा हुआ है देवप्रयाग। मित्रों ये एक ऐसा पॉइंट है, वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 5 बड़े प्रयाग माने जाते हैं, उन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उन पंच प्रयागों में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयाग है। तो मित्रों ये जो देवप्रयाग है, आप इसमें यहां पे समझिए ध्यान से, इस देवप्रयाग नामक स्थान से, यानी ध्यान दीजिए इधर से एक नदी आती है। अब इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है मित्रों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, यहां पे आपको ध्यान देना है, कौन सी नदी है? भागीरथी, है ना। यहां पर मित्रों भागीरथी नदी, एक बार फिर समझिए, ये पूरी भागीरथी नदी है जो देवप्रयाग में आती है। और जब ये देवप्रयाग में आती है तो ध्यान दीजिए, ये आपके सामने हमने भागीरथी नदी को लिखा,
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। गोमुख कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती। यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले गंगा नदी में गोमुख शब्द आया। गोमुख, ध्यान दीजिए, ये गोमुख क्या है, तो गोमुख जो है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद में स्थित है। ये जो आपका गोमुख है वो गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। और ये जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ध्यान दीजिए, जो उत्तराखंड के उत्तर काशी, यहां पर बहुत अच्छे समझिएगा, जो उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला में स्थित है ना, यानी स्थित है। यहां पर आपको समझना है, देखिए हम आपके सामने क्या लिखे, गोमुख को, गोमुख गंगोत्री हिमनद में स्थित है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है ना। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा सोचिए कितना, 20 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, सबसे बड़ा हिमनद है ना। कौन हिमनद है, ये गंगोत्री हिमनद की बातचीत कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड में सबसे बड़े ग्लेशियर की बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं आपका गंगोत्री हिमनद के विषय में बातचीत हो। तो ध्यान दीजिए, गोमुख से एक धारा निकलती है और उस धारा को भागीरथी धारा कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं, और इस प्रकार ये आती है। तो जब मित्रों यहां पर आती है तो आप भी जानते हैं कि यहां पर टिहरी का नाम सुने होंगे मित्रों, टिहरी का नाम सुना गया है, बिल्कुल। जब हम आपको डैम वगैरह पढ़ाएंगे तो जरूर इसमें आएगा। तो गोमुख जो है आपका, गोमुख से एक नदी निकलती है, उसका नाम भागीरथी है, जो टिहरी से होते हुए देवप्रयाग में आती है। अब मित्रों ध्यान दीजिए, इधर से भी एक नदी है ना, इधर से भी एक नदी है। ये आपका ध्यान दीजिए, सातों पंथ हिमनद, ये कहां से निकलती है, सातों पंथ हिमनद से निकलती है ऐसे करके। और जब ये निकलती है तो ये मित्रों ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ से होते हुए जैसे आगे बढ़ती है तो मात्र मित्रों कितना दिन, 40 किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, यहां पर आपको ध्यान देना है, 40 किलोमीटर दूर एक ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था ना कि संगम मिलता है। तो एक जो है आपका यहां पर मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। यानी जब ये यदि सातों पंथ ग्लेशियर से नदी निकलती है और बद्रीनाथ से होकर आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है यहां पर विष्णु प्रयाग है, क्योंकि यहां पर एक नदी आके इसमें मिलती है। और इस नदी का नाम है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम रहेगा, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। यहां पर कोई समस्या तो किसी को नहीं है। सातों पंथ ग्लेशियर से निकलने के बाद ये जो नदी है, अब इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम ही तो सोचना है आपको। इस नदी का नाम जो है अलकनंदा है मित्रों। क्या नाम है, अलकनंदा। ध्यान दिए रहेगा। तो अलकनंदा जब नदी आगे बढ़ती है तो बद्रीनाथ सबसे पहले मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। बद्रीनाथ के बाद आगे बढ़ती 40 किलोमीटर दूर पर, ध्यान दीजिए यहां पे कितना, 40 किलोमीटर दूर पर विष्णु प्रयाग। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो मात्र 15 किलोमीटर दूर पर यहां पर आपको देखना है, अगला ध्यान दीजिए मिलेगा नंद प्रयाग। यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, नंद प्रयाग मिलेगा मित्रों। कितना दूर, मुश्किल से इसमें 15 किलोमीटर दूरी पर होगा, 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर। और ये जो नंद प्रयाग है, इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, इसमें मिलती है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नहीं मित्रों, नंदाकिनी नदी मिलती है। और जानते हो नंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, नंदा देवी से निकलती है। नदी का नाम है नंदाकिनी। ध्यान दीजिए, इसका नाम है धौली गंगा नदी और इसका नाम है, क्या नाम है, नंदाकिनी नदी। यहां पर आपको समझना है, ये आपका धौली गंगा नदी है और ये आपका क्या है, नंदाकिनी नदी है, जो नंद प्रयाग में मिलती। अब इसके बाद जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो फिर 17-18 किलोमीटर दूर, ध्यान दीजिए 17-18 किलोमीटर दूर फिर यहां पर एक नदी आकर इसमें मिलती है और इसका नाम है
पिंडर नदी। ध्यान दीजिए मित्रों, कौन सी नदी है? पिंडर नदी। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, अभी गंगा कहीं पर भी नहीं देखिए कहा जा रहा है, गंगा देवप्रयाग के बाद कहा जाएगा। मैं इसी को आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कोई जिससे समस्या ना हो। तो ये पिंडर नदी है मित्रों, और पिंडर नदी अलकनंदा में जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का नाम है मित्रों कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे हो रहा? आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ साथ भी चल रहे हो। क्या बात है मित्रों, हम लिख भी नहीं पा रहे और आप तुरंत लिख दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये कर्णप्रयाग। अब मित्रों जब जैसे ये नदी और आगे बढ़ती है, जैसे ये नदी और आगे बढ़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ, ध्यान दीजिए केदारनाथ यहां पर है, और क्या नाम है? केदारनाथ। और आप जानते हैं कि केदारनाथ में चौराबाड़ी ग्लेशियर है, केदारनाथ में चौराबाड़ी ग्लेशियर है। उस चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी यहां से आ रही है और इसमें मिल जा रही है। मित्रों ध्यान दीजिए सभी लोग, कोई हाच पाच नहीं होना चाहिए, बस हो गया, बस इतना ही काम था इसमें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है मित्रों? मंदाकिनी नदी। और जब ये अलकनंदा में मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो ये देखिए 4 प्रमुख प्रयाग मिल चुके, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और मैंने आपको बताया था यहां पर 5 प्रयाग हैं, तो ये 5वां प्रयाग आपका देव प्रयाग रहा मित्रों। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ेगी इसी को कहते हैं गंगा नदी। मित्रों आप सभी लोग एक बार फिर समझिए, बिल्कुल ये जो देव प्रयाग है, तो देव प्रयाग में इधर से भागीरथी नदी और इधर से पूरी जो आ रही है ये आपकी कौन सी है? अलकनंदा नदी है। और जब दोनों मिलती है तो उसी को क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं मित्रों। गोमुख, गोमुख आपके सामने ये लिखा हुआ है, गंगोत्री हिमनद में स्थित है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद भी है, मैंने इसके विषय में आपको ये बताया। और इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो देखिए टिहरी, टिहरी का नाम आपने नाम सुना होगा, टिहरी गढ़वाल का नाम सुने होंगे। तो ये टिहरी से होते हुए सीधे कहां पर जाती है? देवप्रयाग से जाती है। इसी तरह आपने उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री ग्लेशियर में सातों पंथ का नाम सुनोगे, सातों पंथ हिमनद। यहां से ध्यान दीजिए, ये गोमुख है और ये सातों पंथ है, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। ये जो आपका बॉर्डर है इसके बाद चीन शुरू हो जाता है ऊपर, तो 30 किलोमीटर ये दक्षिण में है, आपको याद रखना है। और इस ग्लेशियर से देख लीजिए एक बड़ी नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा नदी, जिसमें आपको ये समझना है, जिसमें मित्रों आपको समझना है कि बाईं ओर से ये जब आप ऐसे बहेगी तो इधर आपका बायां हाथ रहेगा, तो आपको समझना कि बाईं ओर से धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, और इसके बाद आपने देखा कि आपका जो है इसमें ये 3 नदी आती है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, है ना मित्रों। और इधर से जो आती है दाएं साइड से ये आपकी आती है मंदाकिनी नदी। और कौन आती है इधर से? इधर से आती है आपकी भागीरथी। और जाहिर सी बात है कि जहां जहां पे पॉइंट में मिलती हैं उनको ही जो है पंचनद प्रयाग कहा जाता है। तो मित्रों आप तुरंत इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके विषय में हम आपको नोट करवाने वाले, लिखाने वाले। हम सबसे पहले इधर से यहां तक का मामला समाप्त कर दें, फिर इसके बाद हम जो है जब आगे बढ़ेंगे तो आप भी जानते हो यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे क्या है? ऋषिकेश है, ऋषिकेश आगे बढ़ेगी। और जो इसमें अंतिम सार होगा हरिद्वार, हरि का द्वार यानी हरिद्वार। अब इसके बाद जैसे आगे बढ़ेगी मित्रों उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एंट्री करेगी। फिर इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बातचीत करेंगे, है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि एक एक राज्यों को लेकर हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और जब ये सब हो जाएगा तो एक बड़ा सा मैप बनाएंगे पूरे भारत का, और उसमें इन सब चीजों को तुरंत और तुरंत दर्शा देंगे। तो बिल्कुल मित्रों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हमें लिखाने में कोई समस्या फिर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मित्रों जूम के लिए कहा जा रहा है, जूम के लिए क्या? बिल्कुल जूम हम करें मान लो तो क्या हो सकता है जूम, है ना। ये मित्रों थोड़ा सा रहने दीजिए, बस इसी तरह किसी तरह कर लीजिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आप सभी लोग कर लीजिए, इसके लिए माफी है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए कि चाहिए, कह लीजिए कि बनता ही नहीं, या मान लीजिए कि थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है ना। इसके बाद मित्रों यहां पर आपको हम
आगे समझाते। क्या सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए जूम हमने कर भी दिया, ये लीजिए कर दिया, लेकिन इसमें अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मित्रों? यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। हाँ, ये हमने जूम कर दिया, अब इससे ज्यादा ना करवाइए, बिल्कुल इसको आप लोग कर लीजिए। अब एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखो, आपने बता दिया, देखो हम तुरंत जान भी गए, बहुत अच्छा। ये हरिद्वार है, ये ऋषिकेश है, ये देवप्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, बद्रीनाथ है, सातों पंथ है। टिहरी है, गोमुख है, भागीरथी नदी है, मंदाकिनी नदी है, पूरी की पूरी अलकनंदा नदी है, फिर ये धौली गंगा, ये नंदाकिनी, ये पिंडर, और ये मित्रों इधर से जो है आपका इतना। तो आप इसको जो है तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम आपको लिखाने वाले। हो गया? ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, एक बार फिर ध्यान दीजिए सभी लोग। ये यनके सर स्टाइल है ना, बिल्कुल हमारे यनके सर इसीलिए तो बिल्कुल है ना जाने जाते हैं, पढ़ाने के लिए भी, टेक्निक यूज के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल आप सभी लोग मित्रों ध्यान दीजिए, ये हमने लिखाया गोमुख नदी के विषय में, तो गोमुख नदी के विषय में भी आप जो है सभी लोग लिख लीजिए यहां पर। बिल्कुल आप सभी लोग लिख लीजिए, गंगा नदी में गोमुख के विषय में लिखना, गोमुख और गंगोत्री के विषय में हमने खास तौर पे आपको लिखा दिया। ठीक, बिल्कुल। आइए जो है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए फिर से एक बार प्रयोग किए ले रहे हैं, इसको साइड में लगा दे रहे हैं ना, यहां पर आप समझिए कहां पे लगा दे रहे हैं, साइड में लगा दे रहे हैं, या आगे पेज में बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दीजिए, गंगा नदी, ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा सभी लोग। गंगा नदी भारत की, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी। मित्रों हमारे पीछे झांकने से पहले, उस स्क्रीन में देखने से पहले आप सभी लोग लिख डालिए जल्दी से, कितनी लंबी है? 2525 किलोमीटर ना। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। क्या है? सबसे बड़ी नदी है, जिसे भारत की जीवनदायिनी कौमा राष्ट्रीय नदी व उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ है ना, इकोनॉमिक बैकबोन मित्रों है ना, इकोनॉमिक बैकबोन है ना, यहां पे आपको समझना है बैकबोन है। देखो एक लाइन जरूर लिखा हुआ है, लेकिन देख लीजिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखा हुआ है। देखो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी, ये लीजिए, अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बातचीत जब होगी तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? गंगा नदी की बातचीत होगी। ठीक, दूसरे नंबर पर जिसे भारत की जीवनदायिनी किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी मित्रों, भारत की राष्ट्रीय नदी के विषय में है आपको यहाँ पे देखना है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, और यह उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ भी कहलाती है। देख लीजिए एक लाइन में हमने कितने पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया है ना मित्रों। इसको आप जो है तुरंत आप लिखिए, 2525 बिल्कुल 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है मित्र, बहुत अच्छे। क्या नाम है? आकाश मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी तरह लगे रहिए। आकाश जी आपके कमेंट वगैरह भी खूब आते रहते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है कि गंगा नदी ये चीज है। दूसरा समझिए कि गंगा, ध्यान दीजिए, गंगा नदी भारत के, ठीक है, भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मित्रों पश्चिम बंगाल है ना, के अलावा बांग्लादेश से प्रवाहित होते हुए
गंगा सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? गंगा सागर। अब ये गंगा सागर कहाँ पर है मित्रों? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो गंगा सागर है वो बंगाल की खाड़ी में है ना मित्रों। यहाँ पर आपको समझना है गंगा सागर में गिरती है। ठीक, बिल्कुल। इसको भी आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, या है ना, यहां पर आपको समझना है खास तौर पे। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना के अलावा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, और जो कहां गिरती है? गंगा सागर में गिरती है। इसी को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, गंगा सागर यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, जहां पे गंगा नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में है ना ये चीज। आगे बढ़े मित्रों, जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको समझना है, यहां पे क्या समझना है? बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला देखिए, इसमें पॉइंट क्या है? गंगा नदी, यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर मित्रों सुंदरबन डेल्टा, यहां पर आपको ध्यान दीजिए है सुंदरबन डेल्टा। क्या लिखोगे? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, बिल्कुल। अब ये डेल्टा क्या होता है मित्रों? डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल, नदी पैटर्न में हम आपको जरूर समझाएंगे है ना, तो आपको धैर्य रखने की थोड़ा सा आवश्यकता है। बिल्कुल, आप जो है इसको मत सोचिएगा कि सर आप ये बता ही नहीं रहे डेल्टा कौन सा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप समझिए। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है ना। अब इस डेल्टा का जो सुंदरबन नाम है, ये किस लिए नाम है ना? सुंदरी वृक्षों के कारण, सुंदरी वृक्षों के कारण मित्रों। और मैं आपको बता दूं, इन सुंदरी वृक्षों को मैंग्रोव भी कहा जाता है, या इन्हें स्वैम्पी ट्री भी कहा जाता है मित्रों। ध्यान दीजिए, मैंग्रोव ट्री, स्वैम्पी ट्री, या इन्हें सुंदरी वन कहते हैं। और इन्हीं को मित्रों अमेरिका में घोरन कहा जाता है, घोरन का वन है ना। इन्हें यूएसए में क्या कहते हैं? घोरन का वन कहते हैं। यहां पर आपको समझना है, सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव या स्वैम्पी या घोरन, इन्हीं वृक्षों के नाम से इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। अदरवाइज इस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ना। गंगा को मित्रों बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं है ना। इसको भी आप लोग अपना देख लीजिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट और बचे हैं, उसको तुरंत हम आपको लिखाते हैं मित्रों। ध्यान दीजिए, 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उनको हम लिखाते हैं। आप इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल पद्मा और जमुना के मिलने के कारण। तो देखिए, ये आपका पद्मा लिखा है और ये आपका जमुना लिखा, अर्थात इन्हीं दोनों नदियों को कहते हैं। बहुत अच्छे, ममता यादव जी, बिल्कुल पद्मा कहते हैं। ठीक, बहुत सही, वेरी गुड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1-2 चीज और है। गंगा नदी में स्थित डॉल्फिन है ना, गंगा नदी में स्थित डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना, नेशनल वाटर क्रीचर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको मित्रों? किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को घोषित किया गया है। डॉल्फिन कहा जाता है कि मछली ना होकर इसे हम स्तनधारी कहें तो ज्यादा सही है ना मित्रों। हमारे एनके सर आपको जरूर बताएंगे इसके विषय में कि आखिर इसको स्तनधारी क्यों कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो डॉल्फिन है उसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम, जो बोटेनिकल इसका जो आपका क्या नाम, बायोलॉजिकल नेम है मित्रों, सभी लोग बताइए इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? गंगेतिका नाम है क्या? गंगेतिका है ना मित्रों, ध्यान दीजिए, गंगेतिका इसका नाम है। बहुत ही अच्छी होती है, जैसे आप जो है उसके साथ मित्रता कर लोगे वो तुरंत आ जाएगी आपके पास है ना। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक समंदर में कुत्ता जो है कहीं गिर गया था,
सोचिए, उसको उसके साथ उसकी कुत्ते की दोस्ती हो गई, वो अपने पीठ पर जो है जाके उसको वहां पे छोड़ दी। यानी डॉल्फिन अपनी मित्रता के लिए, सरल स्वभाव के लिए जानी जाती है मित्रों, और ये एक स्तनधारी है। अगर ये शुद्ध जल में, अगर ये गंगा नदी में बहुत अच्छे से उसकी संख्या बढ़ेगी, अच्छे से रहेगी, इसका मतलब ये है कि हम इसे इंडिकेटर ऑफ द प्योरिटी, इंडिकेटर ऑफ द प्योरिटी ऑफ गंगा कह सकते हैं। अर्थात गंगा शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, उसका इंडिकेटर हम इसको कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? डॉल्फिन को। मित्रों ध्यान दीजिए, पटना विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका नाम A.K. सिन्हा है ना, A.K. सिन्हा। मित्रों उन्हें डॉल्फिन सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉल्फिन मछली को बचाने के लिए बहुत बड़ा मैराथन प्रयास किया। डॉल्फिन सिन्हा के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। बस एक पॉइंट और लिखाना है मित्रों, एक पॉइंट लिखने के बाद फिर आज का मामला यहीं तक रहेगा। कल जब आएंगे तो फिर आगे बातचीत होगी। मित्रों ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया गंगेटिका। किसी लोग हमारे मित्र ने लिखा, बिल्कुल गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक बहुत खूबसूरत और व्यवहार में, बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, हम यही तो आपसे कह रहे हैं। बिल्कुल सिन्हा, सिन्हा बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर देखिए टाइम हमारे किसी मित्र ने लिखा 5 अक्टूबर 2002 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया। बिल्कुल 5 अक्टूबर, ध्यान दीजिए 5 अक्टूबर 2000 कितना है 2 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, अच्छी बात, उसको भी अपना लिख लीजिए, ये हमारे उसमें मेंशन में नहीं था। आइए आगे इसको समझते हैं। ठीक, गंगा नदी, मित्रों ध्यान दीजिए, गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह, गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह, मित्रों ध्यान दीजिए, भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिए, आप बताइए। सर्वाधिक प्रवाह यूपी में है। कहां पर है मित्रों? यूपी में है। ठीक, कहां पर है? यूपी में है मित्रों। और ध्यान दीजिएगा, यूपी में है। जो ध्यान दीजिए, जो उच्च गंगा मैदान, जो उच्च गंगा मैदान का निर्माण करती, उच्च गंगा मैदान का निर्माण करती है। अब आप हमसे, हम आशा करते हैं कि अपने सभी मित्रों से गुजारिश करते हैं कि उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत बताइए उत्तर प्रदेश के हम किन 2 मैदानों का वहां पे जिक्र किए थे, है ना। यहां पर आपको समझना है, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बहती ही बहती है, लेकिन मित्रों हम जानना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बहती है और उत्तर प्रदेश में इसे उच्च गंगा का मैदान इसके द्वारा निर्मित होता है। तो बताइए आखिर उच्च गंगा मैदान में हमने कौन से 2 प्लेन को रखा था? मित्रों बताइए, हमने बिल्कुल बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक, अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर हमने आपको बताया था रोहेल, क्या बताया था? हमने आपको बताया था रोहेल खंड। ध्यान दीजिए, रोहेल खंड का मैदान, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? उत्तर पश्चिम का मैदान कहेंगे। और दूसरा मित्रों अगर आपको ध्यान हो, अवध का मैदान, अवध का मैदान। और हमने आपको इसके विषय में बताया था मध्य का मैदान, है ना, मध्य का मैदान। ये 2 मैदानों की हमने बातचीत किया था। तो कुल मिला के मित्रों अभी हम आपके सामने फिर से कह रहे हैं, इसको आप लोग जो है बिल्कुल रोहेलखंड और अवध बिल्कुल सभी लोग सही हैं। ठीक, तो मित्रों इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग तुरंत ले लीजिए, बिल्कुल, और तुरंत जवाब दीजिए कि हाँ सर हो गया, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, अवध का मैदान बिल्कुल अब सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट यस हो गया, सबका हो गया मित्रों। ध्यान दीजिए, अगर हो गया हो तो अब कुछ बातों को समझिए मित्रों। कल जब हम आपके सामने होंगे तो आज की जो प्रॉब्लम, आज की जो लिखने की समस्या चीजें रही वो हमने आपको लिखवा दिया, डिक्टेट करवा दिया। अब जब हम कल आएंगे आपके सामने मित्रों, ध्यान दीजिए, कल आएंगे तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि हम आपके सामने चीजों को यहां पे बनाए हुए, है ना। क्या बनाए हैं मित्रों? ध्यान दीजिएगा, क्या बनाए हैं? ये आपके सामने देखिए, चीजों को हमने बना के रखा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते कि जो हमने आपको डिक्टेट करवाया वो तो सब लोग तालमेल बढ़िया जो है आपका समझ में आ रहा है ना, जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें तालमेल आप पूरी तरह से कदम में कदम ताल मिला के चल रहे हो। लेकिन जब हम कल आपके सामने उपस्थित होंगे तो हम प्रत्येक राज्य में कुछ इस प्रकार से चीजों को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम 5 राज्यों में
मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपके सामने मैंने इसको बनाया, यूपी में भी बना दूंगा, बिहार में भी बना दूंगा, झारखंड में बनाऊंगा और पश्चिम बंगाल में बनाऊंगा। तो हम इस प्रकार से चीजों को जब लेके चलेंगे तो आशा करते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात लिखने का काम जो है, जो मोटा मोटा तौर पर हमने आज आपको लिखा दिया, कल कहीं ना कहीं मैपिंग पर पूरा जोर रहेगा। और जैसे मान लेते हैं कि देवप्रयाग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, देवप्रयाग, तो बस अब यह है कि अगर सबसे पहले हम देवप्रयाग लिख रहे हैं तो उसके सामने बस हम इतना लिखेंगे मित्रों, क्या लिखेंगे कि देवप्रयाग में दो नदी धाराओं का मिलन होता है, संगम लिखाएंगे। इसी तरह जब फिर इसके आगे की बातचीत होगी, मान लो किधर की बातचीत होगी, रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग के विषय में हम आपको लिखा देंगे कि रुद्रप्रयाग फला किस जिले में स्थित है, या कोई जिला ही है रुद्रप्रयाग, और इसके बाद उसमें जो नदियां मिलती हैं वो कहां कहां से आके इसमें मिलती है मित्रों। तो बहुत ही सटीक। फिर जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोमती मिलेगी, रामगंगा मिलेगी, है ना, इधर से यमुना मिल जाएगी, ढेर सारी सोन नदी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगी। उन सब के विषय में बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। तो मैं मित्रों आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें नदी में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी जब नदी को हम लोग खास तौर पे वहां पढ़ेंगे तो हम आपको बता दें कि यहां से आपका आधार हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और इसके बाद वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। तो यहां से आपको एक समझ बनी रहेगी। और हमने आपको पहले इसीलिए मैदान पढ़ा दिए हैं कि देख लीजिए मित्रों, नदियों द्वारा किस प्रकार जो है निर्मित मैदानों को कहां पर क्या कहा जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारी टीम एजुकेशन इंडिया, जिस पर आप लोगों ने बहुत ही प्रखर तरीके से भरोसा किया, हमारे उसमें शेखर सर हैं, रमेश सर हैं, हमारे एनके सर हैं, हमारे अत्री सर हैं, हमारे जितने भी सर हैं, आप सब लोग जो है उनको उन पर बहुत ही, हमें पता है, बहुत ही अच्छा भरोसा करते हो। क्यों ना आखिर भरोसा करो, पूरी तरह से रात दिन आपके लिए किए रहते हैं। मैं मित्रों बस यही चाहता हूं कि कम से कम ये है कि आप लोग भी ध्यान से पढ़ो। कम से कम मेरे ऊपर भरोसा हो कि ना हो मित्रों मैं नहीं जानता, लेकिन मित्रों इस कर्णप्रयाग पर भरोसा होना चाहिए, इस केदारनाथ पर भरोसा होना चाहिए, इस बद्रीनाथ पर भरोसा होना चाहिए, इस गंगा पर भरोसा होना चाहिए मित्रों, और इस भारत पर भरोसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब इतना भरोसा सब में रहेगा तो इस भारत के वासी अपने मित्र पर भी आपको एक भरोसा बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इंडस वाटर ट्रीटी भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि दोनों के मामले में आप हमको कमेंट करिएगा, और कोई सुझाव हो वाटर इंडस ट्रीटी में कि सर आपने कम बताया, ज्यादा बताया, इन सब चीजों पर जरूर आप हमसे बातचीत करिएगा। बातचीत जब करते हैं एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बनता है मित्रों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अंदर से ऊर्जा मिलती है कि हम कल जाएंगे तो पूरी तरह से। अब देखिए, मैं कोई गंगा पुत्र नहीं हूं, मैं कोई भागीरथी नहीं हूं कि मैं अब इसकी हर चीज को जानूं, लेकिन मित्रों एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें रहेंगी मैं आपको सब कुछ आपको बताता चलूंगा, है ना। इसमें बद्रीनाथ किस चीज के लिए जाना जाता है, कौन से यहाँ भगवान है, कौन सी यहाँ पे जो है कलाएं हैं, कौन सी यहाँ पर परंपराएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हथकरघा उद्योग है। अगर आप जो है क्या कहते हैं रामपुर जाएंगे तो जाहिर सी बात वहां चाकू के लिए लोग फेमस है। अगर आप जो है फिरोजाबाद जाओगे तो चूड़ियों के लिए जाना जाता है। तो वहां पे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है, खास तो गोपीगंज वगैरह में जाइए, भदोही वगैरह, मिर्जापुर वगैरह, तो कालीन उद्योग बड़ा चरम सीमा पर है। इसलिए मित्रों मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस ये है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो चाहे ना करो मित्रों, लेकिन आपको टीम एजुकेशन इंडिया पर जरूर भरोसा करना चाहिए। आपको ध्यान दीजिए, एनके सर और हमारे शेखर सर कुछ भी आपके सामने गलत नहीं होने देंगे, ना वो कभी देखेंगे ना गलत होने देंगे। बस ये है कि थोड़ा सा भरोसा और प्यार बनाए रखिएगा। ठीक, आज यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए, अच्छे से आप जो है क्या है कि व्यवस्थित रहिए और मस्त रहिए। बिल्कुल, तो आज इसी आशा के साथ क्लास को मैं अंतिम स्वरूप प्रदान करता हूं। ठीक, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।